हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, चलिए। तो आज इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 है। कितना है? पार्ट 4 है। इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट 4 है। ठीक है, कल तक हमने क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखा था। आज हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आइए, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्सपेडिया। लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूले नहीं। सबसे पहले यही काम करें, उसके बाद पढ़ें। ठीक है, जरूरत है फिजिक्सपेडिया को जाकर सर्च करें, मैं आपको मिल जाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैं डायरेक्टली पढ़ लूंगा, तो नहीं होगा, रियली नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हीटिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए इसके प्रीवियस लेक्चर को आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करती है। ठीक है, कंडक्टर में सपोज हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप देखे होंगे किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो हीट होता है। कैसे हीट होता है? नॉर्मल सी वायर में भी आप देखेंगे, अगर बहुत पतली सी वायर रही तो वो हीट होकर जल भी जाता है। जैसे हम कहते क्या है कि केबल जो है वो शॉर्ट कर गई, ये बात बोलते हैं। तो वो होता कैसे है? या फिर अगर हम हीटिंग करने का काम करते हैं, जैसे बल्ब में की टंगस्टन हो गई, बल्ब हीट हो जाता है, और ये आपका हीटर, ये सब देख होंगे, या फिर इमोशन कॉइल जिसके थ्रू हम पानी गर्म करते हैं, वो सब के लिए भी हीटिंग ही चाहिए इलेक्ट्रिक करंट से। हाँ, ये है कि पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, बात सही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग, किसी भी कंडक्टर का हीटिंग कैसे होता है, इसकी मैं बात करूंगा। चलिए, ये लीजिए, ये रहा कंडक्टर। ये रहा कंडक्टर, और कंडक्टर यहां से अपना करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। ठीक, कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, और होते हैं इसमें एटम। क्या होते हैं? एटम होते हैं। सॉरी, ऐसा कुछ अपना होता है। फिर इधर आ जाता है अपना इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, अब क्या हुआ? करंट फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट किया इधर से, ऐसा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था तो ये जाकर इस पे हिट किया, एटम पे हिट किया। कभी सुने हैं? नहीं देखे हैं? एक अगर कहीं पे आप अगर बुलेट चलाएं, ये बुलेट आया यहाँ पे, घच करता हुआ यहाँ हिट किया, उसके बाद आप जाकर उसे टच करके देखना, ये पूरा हीट होता है। अच्छा, बुलेट वगैरह छोड़ो, छोटे बच्चे हो अभी आप, अभी मम्मी मारी है थप्पड़ जोर से, हाँ, तो क्या होता है? गाल हीट हो जाता है। होता है, जरूर होता है। पापा जल्दी जरूर से नहीं मारते, मम्मी आतंकवादी होती है, पापा नहीं होते। ठीक है, हाँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मारे हीट जोर से, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यही काम रेगुलरली होते जा रहा, रेगुलरली ये यहाँ पे हीट कर रहा है, ये यहाँ पे हीट कर रहा है, ये अगर आगे फ्लो किया तो यहाँ पे हीट किया, तो हीटिंग कंटिन्यूअसली हुई, कोलिजन हुई, एक्चुअली में कोलिजन हुई। जब कोलिजन हुई तो कोलिजन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा? हीटिंग होगा, चाहे कोई सा भी कंडक्टर रहे, उसमें क्या होगा? कोलिजन होगा और हीटिंग होगा। अब हीटिंग होने के लिए सबसे पहले क्या बात है? फॉर मोर हीटिंग मोर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। ये तो रेजिस्टेंस ही है ना, रेजिस्ट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी तबीयत खराब है। कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं हुआ, वेदर प्रॉब्लम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस चाहिए ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। हीटिंग के लिए, फॉर मोर हीटिंग, रेजिस्टेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस मतलब कोलिजन किसके वजह से हो रहा? कोलिजन जो हो रहा वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा। कोलिजन
ड्यू टू रेजिस्टेंस। ये जो एटम है इस पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा, तो मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। अब रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, उसके लिए क्या होगा, इफ वी नीड हाई रेजिस्टेंस, if we need high resistance, if we need high resistance, if we need high resistance, high resistance, तो R की फॉर्मूला लगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर R ज्यादा चाहिए, R ज्यादा चाहिए तो रो भी ज्यादा, लेंथ भी ज्यादा, बट एरिया कम, बट एरिया लेस। इफ you want to increase the resistance, then R will be more, for R will be more, rho will be greater, L will be greater, but A will be smaller। ठीक, बात तो ठीक है सर, आप सही बात बोल रहे हैं। अब क्या करते हैं, जैसे आप सपोज करो हीटर बना रहे थे, हीटर जो पहले वाली हीटर, अभी तो खैर वो इंडक्शन वगैरह आ गया है, तो वो वाली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हीटर की बात कर रहा हूँ। देखते हैं उसमें जो वायर होती है, जो वायर होती है वो क्वाइलिंग की होती है, क्वाइलिंग की होती है। क्यों क्वाइलिंग की होती है, अगर मैं लेंथ ज़्यादा लूँ, अब 2 किलोमीटर का हीटर मेरा बनेगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया स्मॉल करते हैं। एरिया स्मॉल करने के लिए हम क्वाइलिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, फॉर एरिया स्मॉल अपना घुमा देते हैं, क्वाइलिंग कर देते हैं। फॉर एरिया स्मॉल, फॉर एरिया स्मॉल क्वाइलिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्वाइलिंग करते हैं। अब यहां से देखिए आपको लेंथ भी ज्यादा मिल गया, लेंथ भी ज्यादा मिल गया, एरिया भी कम मिल गई, एरिया भी लेस हो गया। और अब रही रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी इज हायर ऑफ एलॉय देन कंडक्टर और मेटल। एलॉय की जो मिक्सअप होते हैं, ठीक है, एलॉय आपने पढ़ा होगा, वो ज्यादा होता है, उसकी क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इसीलिए जब हम बल्ब बनाते हैं, बल्ब जो पीली वाली बल्ब 10-15 रुपए में जो 10-100 वाट और ये वाट की जो बल्ब आती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो क्या बोलते हैं, उसका जो फिलामेंट बना होता है, जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और जो हीटर में हम यूज करते हैं, जो हम हीटर में कॉइलिंग जो यूज करते हैं, टंगस्टन का इसलिए बना होता है कि इसमें बहुत ज्यादा हीट हो गया, सपोज करो बहुत ज्यादा हीट हो गया तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, बल्ब फ्यूज कर जाएगी। अब हीटर में, अगर हीटर में मैं वो तो और ज्यादा हीट करता है, अगर हीटर में मैं टंगस्टन ले लूं तो वर्क नहीं करेगा, तुरंत जल के खत्म हो जाएगा। तो हीटर में हम क्या करते हैं, काम किसका करते हैं, इसका नाइक्रोम का यूज करते हैं। किसका करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं। बात क्लियर जी? तो सबसे पहले मेरा ये कहना था कि अगर आपको इफ यू नीड हाई हीट देन रिक्वायर्ड हाई रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, रो को बढ़ाना पड़ेगा। रो को बढ़ाने के लिए हम क्या मेटल या कोई सा नॉर्मल कंडक्टर नहीं लेंगे, हम एलॉय लेंगे, मिक्सअप ऑफ मेटल एंड समथिंग जो भी हो, ठीक है, एलॉय लेंगे। लेंथ ज्यादा रहेगा, लेंथ अगर ज्यादा रहेगा बट एरिया कम रहेगा, तो लेंथ अगर मैं ज्यादा लूं तो बहुत नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे 2 किलोमीटर का हीटर बनेगा, मामला ही इतना बड़ा हीटर कौन रखेगा भाई। तो एरिया कम करना है मुझे, तो हम इसका क्या कर देते हैं, क्वाइलिंग कर देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला पे आते हैं। आइए, अगर पॉज करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल्दी से। चलिए मैं साइड हट जाता हूं, चलिए रफ करूं, हो गया होगा आई थिंक। चलिए ठीक है, रफ करता हूं मैं। कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे। दी फिजिक्स, मैं फिजिक्स नहीं बोलता हूं, दी फिजिक्स बोलता हूं। क्यों बोलता हूँ भैया? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बस इसीलिए। अब आते हैं किस पे, फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे आप जानते हैं क्या होता है,
हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क, यही है, आप पढ़ रखे हो, क्लास 9th में ही पढ़े होगे। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट एनर्जी इज नथिंग, एनर्जी एंड एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क। आप याद कीजिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़े थे सर, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। चलिए एक ये आया, ये W किसका फॉर्म है, हीट का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, हीट का फॉर्म है। H इज इक्वल टू वी क्यू, ओके ठीक है। अब मैं यहां से हर एक टर्म को चेंज करूंगा और 2-3 इक्वेशन लाऊंगा और कोई बात नहीं है। H इज इक्वल टू वी क्यू, चलिए ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको ये पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, वैल्यू रख दूं यहां पे, इस Q की वैल्यू यहां पे रख दूं, तो H इज इक्वल टू वी आई टी हो गया। चलिए ये आपका सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब मैं V को भी चेंज कर सकता हूं, I को भी चेंज कर सकता हूं बिल्कुल। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, पुट करूं यहां पे, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये 3 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ वन इज आई एम गोइंग टू चेंज आई इज इक्वल टू वी बाई आर। देखिए आई इज इक्वल टू वी बाई आर, पुट कर दूं यहां पे, चलो इसी पे पुट करता हूं, कोई जरूरी नहीं, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर है, दिस इज आई स्क्वायर, देन आई इज इक्वल टू वी बाई आर, देन आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके, एंड आर ऑल्सो इंटू टी, दिस आर कैंसिल, तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, दिस इज ओके, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। तो क्या हो गया, माता जगदम्बा के 4 इक्वेशन है, माता हीट के कितने हैं, 4 इक्वेशन है। तो जो कि आपको अच्छे से लर्न कर लेना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम रियल फैक्ट है कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जस्ट राइट डाउन इट, मैं थोड़ी देर के लिए आपके साइड हट जाता हूं, जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। हो गया, आगे कंटिन्यू करूं, ठीक है। अब एक क्लास 10th में पूछ देता है, क्लास 10th वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपटीशन वालों के लिए है, क्लास 10th वालों के लिए है। वो पूछ देता है, कंपटीशन में भी ये पूछ देता है, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात पूछता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या होती है सर, कुछ नहीं, ये जो इक्वेशन आया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जूल्स ने फाइंड किया था, कोई साइंटिस्ट था जूल नाम का, उसने फाइंड किया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इन एनी कंडक्टर हीट इज पासिंग थ्रू, सॉरी ऐसा आप बोल सकते हैं, हीट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर और एलॉय is directly proportional to square of current and resistance and time flow through it and time taken to it, यह भी बोल सकते हैं, and time taken to it। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अब एक बार फिर से सुन लो। in any conductor heat flow through any conductor is directly proportional to the square of current, resistance and टाइम टेकन बाय इट एंड टाइम टेकन बाय इट। आपको मतलब क्या बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टाइम एंड टाइम पास थ्रू द करंट,
एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द करंट, ये भी बात आप बोल सकते हैं, जितना टाइम लिया गया उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स सेंड कर दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट जो है, सब चीज अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। एसआई यूनिट जो है ये जूल होता है, क्या होता है, जूल, या फिर इसको और ये भी बोल सकते हैं और कैलोरी। सर डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना, डिफरेंस है 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी, 1.48 कैलोरी होता है। याद रहेगा, याद रहना चाहिए, ठीक है, याद रखना चाहिए। लिख लीजिए पॉज करके जल्दी से, थोड़ी सी है, उसके बाद मैं आपको पावर बताऊंगा कि पावर क्या होती है। हो गया, चलिए अब बात करते हैं पावर की। ये पावर क्या होती है, पावर की, पावर का मतलब क्या हुआ कि कौन सा बंदा कितना स्पीड काम कर पाया। मैं आप दो बंदे को चुना, मैंने दो पर्सन को चुना, ए एंड बी को, कौन कितना जल्दी क्विकली काम कर पाया, वही हुआ ना। तो पावर वही हो गया। पावर इज इक्वल टू होता है हीट एनर्जी, मतलब हीट को मैं अगर किससे, टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे दे देता है पावर। क्या दे देता है, पावर। यही हुआ ना, यही कर सकते हैं। अगर मैं पावर अगर निकालना चाहूं तो P इज इक्वल टू ऐसा कुछ निकालेंगे, P इज इक्वल टू, इसके भी 3 इक्वेशन होंगे, VIT अपॉन T। अच्छा टाइम स्मॉल लिखूं, चलिए स्मॉल लिखता हूं, VIT अपॉन T, यहां से आ गया VI, फर्स्ट इक्वेशन। एक और था P H इज इक्वल टू I स्क्वायर, मतलब हीट एनर्जी, I स्क्वायर R बाय T। तो I स्क्वायर R बाई T, हाँ ठीक है। तो इसको यहाँ पे I स्क्वायर R, 1 मिनट गलत है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो इसको फिर टाइम से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। और भी इक्वेशन होंगे, नहीं होंगे। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T लिखे थे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो यहां से जब मैं T से डिवाइड करूंगा इसे पावर के लिए, तो T से डिवाइड करना होगा, T से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया है मेरे पास, V स्क्वायर बाय R, दैट इज थर्ड इक्वेशन। हो गया। पावर के बारे में पढ़े, V स्क्वायर बाय R। अब SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट की मैं बात करूंगा। SI यूनिट क्या होती है पावर की, एनीवन वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है, वाट, WAT, वो WHAT वाला वाट क्या नहीं, ठीक है। पावर की SI यूनिट होती है वाट। अब वाट के भी मतलब ये कॉमर्शियल यूनिट है, 1 वाट 2 वाट 3 वाट यूज करते हैं ना, 100 वाट कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट इसको बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट है ये, ठीक है। अब इस पावर में दो तरह के मामले हैं, ठीक है। एक तो हॉर्स पावर और एक 1 किलोवाट। जो आपके घर पे इलेक्ट्रिक करंट की जो बिजली बिल आती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो बिल आती है वो किस में आती है, किलोवाट आवर में आती है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, नो डाउट, छोटा वो पड़ जा रहा है यार। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और इसी वाट की एक क्या होती है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर है भैया, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपके एग्जाम में पूछते भी हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वाट। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक, क्लियर। अब बात आती है कि यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी।
आप घर पे जितना एनर्जी यूज करोगे इलेक्ट्रिक का उतना ही आपके पास बिल आएगा, ठीक है। अगर सपोज करो ये आने लगे वाट में, आ गया 6000 वाट, पापा की तो हार्ट अटैक हो जाएगी कि यार मैं इतना कहाँ से बिल पे करूंगा। तो जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर की, इसी की बात कर सकते हैं, या फिर हाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो आपका यूनिट है, वो यूनिट ही में आता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब आप 1 आवर में कितना किलोवाट यूज किए, ठीक है। ये बात होती है 1 यूनिट। ये 1 यूनिट इतना होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, आपका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है जो आपका एनर्जी, जो एनर्जी क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है घर पे, वो यही यूनिट में आती है। 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर। 6 यूनिट, 4 यूनिट ऐसा कुछ आता है, जो भी आपके घर में 200 यूनिट, 300 यूनिट ऐसा कुछ आता है। उसी के हिसाब से हम कहीं पे 7 रुपीज पर यूनिट, कहीं पे 6 रुपीज पर यूनिट, अकॉर्डिंग टू स्टेट चल रहा। आप तो जानते ही हैं इंडिया की पॉलिटिक्स, ठीक है, हो गया। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू P इंटू टी, यही हो गया। तो पावर इंटू टाइम, यही तो आता है मेरे पास बिल एनर्जी की बात। इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बिल आती है, जो क्या होता है, पावर किलोवाट में एंड टाइम आवर में। क्लियर, क्लियर, लिखना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे। अच्छा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होगा। मैं अगर आपसे पूछो 1 किलोवाट आवर की आप वैल्यू बताइए, यहां पे चलिए आइए, यहां पे पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर ये कितना होगा। तो 1 किलो है, सबसे पहले 1000 नीचे लिखूं, नीचे लिखता हूं, उधर कोलाइड कर जाएगा। सबसे पहले 1000, तो ये किस में चेंज हो गया, वाट में। अब आवर है तो ये 60 मिनट में, और ये 60 सेकंड में, मतलब आ गया 36, 1, 2 and 3, 36 इंटू 10 to the power 5 जूल। यहां से मैं लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 to the power 5 जूल, जूल, ठीक है, जूल। ये एनर्जी, एनर्जी, इस एनर्जी, अगर आप सपोज करो कि 1 किलोवाट आवर में जब आने लगे, वाट आवर में आने लगे, वाट सेकंड में आने लगे, वाट सेकंड में आने लगे, पापा सुनेंगे नहीं, 3 इंटू 10 to the power 6 जूल, सॉरी एक पॉइंट बढ़ाया तो इधर पावर बढ़ेगा। पापा अगर सुनेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं इतना पैसा दूंगा कहां से। इसीलिए आता है ये यूनिट में। किसमें आता है, यूनिट में। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने का जो यूनिट है वो ही, उसी को यूनिट बोलते हैं, उसी को यूनिट बोलते हैं, कंफ्यूज मत करना, उसी को यूनिट। देखते हैं आपके घर पे आता है क्या, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 250 यूनिट, इस तरह से बिल आता है। तो जल्दी से आप पॉज करके लिख लें, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से पॉज करके लिख लें, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूं, ठीक है। हो गया, रफ कर रहा हूं मैं। चलिए, अब आता है इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक आयरन की। देखिए मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको समझा दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक आयरन वर्क कैसे करता है, इस पे बात करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक आयरन, सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रिक आयरन बनाता हूं, ये देखिए, ठीक।
ये है आपका इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे आप, एक मिनट रुक जाइए, ज्यादा ऊंचा हो गया। अब ये यहां से लगा दिया मैंने हैंडल वगैरह। इतना नहीं, इतना ही रखते हैं। ठीक नहीं लग रहा? इलेक्ट्रिक आयरन ठीक लगा, नहीं लगा? नहीं बना सर सही? अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा राउंडिंग करता हूँ मैं। ये ठीक रहा, ये रहा ठीक, ये चलो मैंने यहाँ से लिया और ऐसा बनाया, ये लो, अब अच्छा लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका आयरन। ठीक है, ये हैंडल उसका, जिससे आप पकड़ते हैं। ये रहा हैंडल उसका, और इस पे ये रहती है कॉइलिंग की हुई। विदाउट कॉइलिंग तो हीट होगा ही नहीं, तो हम कर दिए कॉइलिंग। हम कर दिए कॉइलिंग, और यहां से इसे मिला करंट। नहीं, आप सुबह सुबह उठें और आयरन लेकर, ये प्लेट है, ये आयरन प्लेट है जिससे आयरन होती है, जो चलती है। ठीक है, आप सुबह सुबह उठे और आयरन लेकर लगे अपना ड्रेस आयरन करने, यही करेंगे ना? हाँ। अब आपकी आदत होती है गर्म हुआ नहीं हुआ चेक करने की। अब जैसे ही चेक कर रहे थे, ये तो हीट तो हुआ ही हुआ, मतलब झटका के साथ आपको झटका भी लगा, नहीं लगा? कंडक्टर है भैया, यहां से जब ये हीट हो रहा तो यहां से करंट भी फ्लो करेगा, करंट भी फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो को बचाने के लिए एक मटेरियल या फिर एलॉय यूज करते हैं, दैट इज नोन एज माइका। इसके बीच में, इन प्लेट के बीच में एक मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज माइका। क्या है ये? माइका। ये माइका क्या करती है? माइका हैव टेंडेंसी टू पास हीट बट डू नॉट पास टू करंट। माइका क्या करती है? हीट को तो पास कर देती है। ये बोल सकते हैं माइका इज अ मेटल, सॉरी इज अ, क्या बोल सकते हैं उसको, एलॉय और मटेरियल। माइका इज अ मटेरियल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका यहां पे यूज होता है। यहां पे माइका क्या है, लिख देता हूं, माइका इज अ मटेरियल, माइका इज ए मटेरियल और एलॉय, मटेरियल और एलॉय which is good conductor of heat, good conductor of heat, good conductor of heat but bad conductor of electricity, but bad conductor of electricity। इसीलिए आपको आयरन से क्या होता है, क्या होता है, करंट नहीं लगता है। आप छूते हैं इस प्लेट को, सोल को, जहां जिससे आयरन करते हैं, तो उस पर करंट नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ माइका। क्या नाम है इसका? माइका। माइका याद रहेगा ना? अच्छा, मैंने नेमिंग कर दिया यहाँ पे नीचे, माइका, इसी का नाम है माइका। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट्स मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब
इलेक्ट्रिक बल्ब अब तो बहुत सारे बल्ब आ गए, नहीं अब बहुत सारे बल्ब आ गए हैं, कोई एलईडी आ गया है, कोई सीएफएल आ गया है, यही सब बल्ब है। लेकिन हमें जो पढ़ना है, जो अपने सिलेबस में, अब तो मुझे लगता है एलईडी वगैरह सिलेबस में भी डालना चाहिए, इसी सिलेबस में डालना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो पीली वाली बल्ब आती है 100 वाट वाली या फिर 110 वाली, जो भी है 110 वाट वाली, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए वो कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। ये रहा, सपोज कीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसा ही कुछ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। थोड़ा सा ये ज़्यादा इंक्लाइन हो गया, मैनेज कर लेना। नहीं करूँगा सर, आप तो बिल्कुल सही बनाओ। ये लीजिए, फिर सही बना देता हूँ भाई, ठीक। अब भी अच्छा नहीं लग रहा, वो ज़्यादा हो गया। छी गंदा करके रख देते हैं सर आप। अब सही है, चल जाएगा, ये चल जाएगा। ये हो गया माइका, ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या रहता है, देखे होंगे, ये कुछ वायर आती है इस टाइप से ऐसा, ये कुछ वायर आती है इस टाइप से ऐसा, ये गया और ये गया, ठीक। ये फिर जाता है इधर और ये फिर जाता है इधर, और ये ऐसा 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 फिलामेंट लगा होता है। ये है फिलामेंट। ये फिलामेंट जो है ये इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, W से शो करते हैं, W से टंगस्टन। अब ये टंगस्टन ही यूज क्यों करते हैं, देखिए इसमें जैसे ही करंट गया, इसमें जैसे ही यहां से सपोज कीजिए कि करंट जा रहा, यहां से करंट जा रहा, ठीक है। यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अपना जलना स्टार्ट किया। अब जब ये जलने लगा तो हम टंगस्टन फिलामेंट में टंगस्टन ही क्यों यूज किए, टंगस्टन। कोई सा भी मटेरियल यूज करते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कि मुझे इतनी चाहिए, वैसा मटेरियल चाहिए जो ग्लो भी करे और मेल्ट भी ना हो। तो टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना हीट होगा या इससे जस्ट ज्यादा हीट होगा, तब जाकर टंगस्टन मेल्ट करेगा और मेरा बल्ब, कभी कभी नहीं देखते बल्ब फ्यूज कर जाता है, तो रीजन यही होता है, हीटिंग ज्यादा हो जाती है। या फिर कभी कभी ये होता है कि चलते ये भी वीक हो जाता है, तो इससे पहले भी वीक होने के बाद भी ये क्या करता है, वर्क करना बंद कर देता है, मतलब फ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर न्यू बल्ब आप लेकर आए तो जैसे ही इससे ज्यादा 3380 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट हुआ, ठीक है, अरे वो मुझे ग्लो भी तो करना चाहिए ना, तो ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो वही हाई मेल्टिंग वाली पॉइंट वाली मटेरियल मैंने टंगस्टन यूज किया। जैसे हीटर में हम नाइक्रोम यूज किए, इसमें टंगस्टन। हीटर में अगर बल्ब में नाइक्रोम लगा दूंगा तो क्या होगा, वो अलग कहानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एयर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इसमें एयर ऐसा पैक रहना चाहिए कि एयर बिल्कुल ना हो, नहीं तो क्या होगा कि जैसा ही करंट यहां पे आया, हीट ज्यादा था, कभी कभी देखते होंगे कि बल्ब ब्लास्ट कर जाता है, तो कहीं से लीक होकर एयर अंदर चली जाती है। अब जैसे ही एयर अंदर गई तो वहां क्या मिला, ऑक्सीजन मिला तो ये जल जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। फ्यूज होने पे रीजन ये है कि टंगस्टन का क्या मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। लेकिन ब्लास्ट करने के पीछे, बल्ब कभी कभी ब्लास्ट कर जाता है, उसके पीछे रीजन ये है कि कभी कभी एयर अंदर चली जाती है, हल्की सी भी चली गई ना तो मामला खत्म। एयर अंदर गई मतलब ऑक्सीजन अंदर गया तो ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग पॉइंट को बढ़ा देता है, इसलिए ये बर्न कर जाता है और बल्ब क्या करती है, ब्लास्ट कर जाती है। क्लियर हो गया, लिख लें, पॉज करें और लिखें, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब जो है लास्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। वो कैसे काम करता है,
अब तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी नहीं करते यूज लोग, अब क्या यूज करते हैं, एमसीबी, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये देखिए क्या होता है, ये आपका बोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है, बोर्ड से जुड़ा, ठीक, जुड़ा सर, ये रहा बोर्ड, ये घर की सर्किट रही। अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज ना रहे तो मैं बात करूं क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज ना रहे तो। ये चलिए वायर उल्टा थोड़ा सा आगे बन गया, चलिए ये वायर यहाँ पे बन रहा, ठीक, ये आई, ये वायर यहाँ से आई और ऐसे होते हुए अपना कहीं पे था, ये बोर्ड था, वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, फ्यूज़ लगा दिया, फ्यूज़ लगा दिया, ठीक। अगर फ्यूज़ नहीं लगाया होता तो ये अलग कहानी क्रिएट हो जाती। ये गया और ये करंट अपना ऐसे फ्लो कर रहा, ठीक है, ये अपना करंट फ्लो कर रहा, ये लीजिए ये करंट जा रहा, यहाँ से करंट आ रहा था, अपना जो भी था करंट आ रहा। अब इस सिचुएशन पे क्या होता है, घर में जो एसी, फ्रीज, फैन, कूलर, टीवी सब चल रहे होते हैं, सब चल रहे होते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, मतलब सिटी में तो नहीं लेकिन विलेज एरिया में मैक्सिमम टाइप पे क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहता है। अब जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहता है तो आप एसी, फ्रीज, कूलर, टीवी सब लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, मेन स्विच पे आपने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, यही किया ना, जगह जगह पे, अब तो जगह जगह पे लगा, एमसीबी वाली बात आ गई है, ठीक है, लेकिन फ्यूज लगा दिया। अब जैसे ही इस फ्यूज में जो वायर यूज होता है वो होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम, ठीक है, वायर जो यूज होती है वो होती है नाइक्रोम। अब ये नाइक्रोम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, मतलब बहुत नहीं होती है, एक लेवल तक होती है, मतलब वायर से कम होती है, ठीक है। अब जैसे ही हाई वोल्टेज आया तो ये क्या करेगा, नाइक्रोम, इसकी वायर आती है 10 रुपए में, डब्बे में आती है, बहुत सारी रहती है, ठीक है। अब ये नाइक्रोम क्या करेगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जल्दी से कट जाएगा। अब जैसे ही कटा, ये लो कटा, क्या हो गया, कनेक्शन टूट गया। अब जैसे ही कनेक्शन टूट गया तो जो आपका इस साइड में जितने भी आपके अप्लायंस लगाए हुए थे, फ्रीज, टीवी, कूलर जो भी थे, वो सेफ हो गए। और नहीं तो अगर ये वायर नहीं टूटता, अगर ये मैं सेम वायर यूज करता और करंट फ्लो कर जाता तो जितनी कैपेसिटी एसी, फ्रीज, कूलर, टीवी की होती है उतना में सब जल के खत्म हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एसी, फ्रीज, कूलर ऑफ हाई वोल्टेज, हम ये काम करते हैं। क्या करते हैं, वी यूज क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि सिलेबस में चेंजिंग हो, इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, अब तो वो बल्ब ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फ्यूज अब कौन यूज करता है यार, अब तो सब जगह पे वो आ गया, एमसीबी आ गया, एमसीबी वाला प्रोसेस आ गया है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की थी ये थ्योरी लास्ट कर गई। अब कल से आई थिंक 2 क्लास न्यूमेरिकल होंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, पीछे का बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।